नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉ के आपके लेक्चर्स तो चल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आज से मैंने आपका जो जीके जीएस का पार्ट है उसको भी कवर करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, इसमें क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। अब इसमें मैं उसी पॉइंट को कवर मैंने किया है जो कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। वो उसी एरिया को मैंने कवर किया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उस हिसाब से मैंने पूरे एरिया को मैंने आज के इस लेक्चर में कवर किया हुआ है। यह देखिए, पूरा शहर जो आप देख रहे हैं ना, यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एक शहर है। ठीक है, यह इमेज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यह पूरा जो इमेज देख पा रहे हैं यह आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ के लिए बता दूं, यह जो पीडीएफ है यह लॉकुल का व्हाट्सअप चैनल है। ठीक है ना, वहाँ पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी है लॉकुल का, तो दोनों जगह आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं या फिर चैनल पर को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप उसको अपना देखते रहेगा। पॉइंट वाइज में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा शहर है, देखिए खुदाई होने के बाद ये पूरा शहर मिला था। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि इसका पता कब चला, कैसे, क्या ये कौन से इसका टाइम पीरियड था, किस ईसा पूर्व में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 आपका ईसा पूर्व में, ठीक है ना, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फला फूला। पहली बात इसको ध्यान रखिए, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में। पहला चीज, जिसका बड़ा हिस्सा, इसका जो बड़ा हिस्सा, सबसे जो मेजर पार्ट है, वह कहाँ है? पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में स्थित है। बहुत मेजर जो इसका हिस्सा है वह वर्तमान का जो अभी पाकिस्तान है, क्योंकि सब तो पहले इंडिया का ही पार्ट था, वो तो जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। ठीक है ना, तो पूरा पार्ट तो आपका इंडिया में ही था, भारत का ही था, लेकिन बंटवारा जब हुआ तो बहुत सारा हिस्सा जो है वह कहाँ चला गया? आपके पाकिस्तान में है वो। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें चार सबसे बड़े प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। सोचिए कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी सिंधु घाटी। चार जो मेजर जो आपका प्राचीन शहरी सभ्यता थी। शहरी मतलब वहां सारी सुविधाएं थी। आज की डेट में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जो पक्के मकान देख रहे हैं आप, वो सब कुछ था। ठीक है, बहुत ही एडवांस्ड कह सकते हैं कि यह जो सिविलाइजेशन था बहुत ही एडवांस था। जिसमें कि देखिए उस समय कौन कौन सी सभ्यता थी, तो मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। इस लेवल पर यह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, इसके खोज के बारे में पढ़िए कि आखिर कैसे पता चला। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसका पता कैसे चला कि भाई ऐसी कोई सभ्यता भी थी। ठीक है, कैसे पता चला ये? तो भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, ठीक है ना, विभाग ने 1920, क्योंकि सब कुछ उस समय 1920 में क्या था, जो आज जो पाकिस्तान देख रहे हैं पूरा इंडिया का पार्ट था, सब इंडिया था। ठीक है ना, तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा 1920 के दशक में सिंधु घाटी की खुदाई की गई। कब इसकी खुदाई की गई? खुदाई हुआ जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे पुराने शहर, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों का पता चला। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, यह बिल्कुल दो बड़े शहर हैं, इसलिए इसका नाम तो आएगा ही आएगा। कब खुदाई हुई थी? तो 1920 में। कब हुआ था इस बात को याद रखिएगा, 1920 में। इसको लेकर पूरा मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, उसमें सब आपको समझ में आ जाएगा कि कब कब किस किस जो भी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, किस किस की कब खुदाई हुई। ठीक है, किनके द्वारा वह किया गया, सारा चीज मैं इन डिटेल मैंने कवर किया हुआ है। अब क्या हुआ था यह देखिए, खुदाई तो किया क्या पुरातत्व विभाग के द्वारा। अब 1921 में आ जाइए, 1921 में। 1921 में यह नाम याद रखिएगा, यह साल 1921 और दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ, दयाराम जो साहनी थे इनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। ठीक है, खोज के बाद क्या, जब यह खोज लिया गया हड़प्पा, जब खुदाई हुई और खोजा गया, उसके बाद क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के जो
महानिदेशक थे। कौन थे वो महानिदेशक? तो जॉन मार्शल। कौन थे? एएसआई जो आपका था उसके महानिदेशक कौन थे? तो यह जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या क्या घोषणा की कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी क्षेत्र में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी। 1921 में पहली बार क्या हुआ, दयाराम जो सहनी थे उनके द्वारा क्या हुआ, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसकी खोज की गई। ठीक है, और यह किनके मार्गदर्शन में हुआ? तो यह हुआ एएसआई जो था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक है, उनके अंडर में रहते हुए यह खुदाई की गई और यह किया गया किसके द्वारा? तो ये दयाराम सहनी के द्वारा किया गया और 2500 ईसा पूर्व में उनके द्वारा बताया गया कि सिंधु घाटी क्षेत्र में एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यानी अर्बन सिविलाइजेशन इसको कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? तो अर्बन सिविलाइजेशन है। शहरी जो उसका पूरा स्ट्रक्चर था वो क्या था? शहरीकरण था पूरी सभ्यता का। ठीक है, वहां पक्के मकान थे, सड़क थी, ठीक है, पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, बाथरूम, सब कुछ था उस वक्त, जो आज की डेट में एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में होता है, जो वर्तमान में हमारी जो सभ्यता है। ठीक है ना, ठीक वैसी ही बिल्कुल वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर सभ्यता थी, जो मैंने आपको इमेज भी दिखाया। आपको देखिए शहर को कितना प्लान्ड वे में बनाया गया था और सब कुछ पक्का था, ये नहीं कि कुछ कच्चा स्ट्रक्चर था। देख रहे हैं, ये पूरा शहर देख पा रहे होंगे आप, पूरा पक्का शहर था ये। ठीक है, जो ईंटें थी देख रहे हैं ना पूरा। तो वही बात जो है यहाँ पर 1921 में जो है दयाराम सहनी जो है उनके द्वारा यह बताया गया इसके बारे में। ठीक है, उनके द्वारा खोज किया गया उसका सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, इसका क्या था? तो भौगोलिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ था, मतलब इसका जो पूरा एरिया था, ठीक है ना, जोग्राफिकल जो एरिया था वो कहाँ कहाँ था। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान। ठीक है, अब ये पंजाब का बहुत सारा हिस्सा आज की डेट में जो पाकिस्तान में भी है ना, उसका सिंध का पूरा हिस्सा, बलूचिस्तान। ठीक है, अब यह राजस्थान हो गया, गुजरात का भी कुछ हिस्सा अभी पाकिस्तान में है थोड़ा बहुत, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से अगर कहा जाए इसका ज्योग्राफिकल जो पूरा स्ट्रक्चर था वह कहाँ कहाँ था, तो पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो पश्चिम में ये था का सुतका गेंडोर। ठीक है, वो कहाँ था? पश्चिम में, तो वो बलूचिस्तान का जो इलाका है आपका, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है, वहाँ ये सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सुतका गेंडोर में था और यह जो है आपका बलूचिस्तान में, वर्तमान का जो बलूचिस्तान है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुतका गेंडोर जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट था वो वर्तमान में कहाँ पर है? तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहां पर अवस्थित है। ठीक है, और पश्चिम में तो यह था, और पूर्व साइड में क्या था? तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आपका मेरठ वगैरह का इलाका हो गया ना, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल में इधर आप आ जाएगा तो गोरखपुर का साइड हो गया, उधर मेरठ के तरफ बढ़िएगा आप तो वह क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा वगैरह सब उधर ही आ जाता है आपका। तो आलमगीरपुर जो उधर ही था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है तक। और उत्तर में क्या था? तो मांडू, यानी उत्तर में जम्मू। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, आलमगीरपुर, ठीक है, सुतका गेंडोर, फिर आलमगीरपुर और मांडू। और दक्षिण में क्या था? तो दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ? तो आपका अहमदनगर में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना फैला हुआ था यह। ठीक है, बहुत, इसका जो एरिया था बहुत ही विस्तृत एरिया था। फिर सिंधु घाटी के कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी थे, कुछ स्थल जो है आपको, एक अफगानिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान जैसे सुदूर में भी पाया गया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानकारी के लिए। मेहरगढ़ जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान में ही मेहरगढ़ में पाया गया क्या? तो वहाँ पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो था, इस चीज को याद रखिएगा, यह जो मेहरगढ़ है यह आपका कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और यहीं पे पता चला सबसे पहले कि कपास की जो खेती होती है, सोचिए उस जमाने में कपास की खेती होती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो वहाँ जो मेहरगढ़ करके एक साइट है, वहाँ से पता चला, ठीक है, कि जो कपास की खेती है उसका वहाँ पर साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला कि वहाँ पर कपास की खेती की जाती थी उस वक्त।
ठीक है, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में आज की डेट में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, यह देख लीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, वह कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण स्थल। तो इस सभ्यता के पाकिस्तान में हड़प्पा हो गया, ठीक है, यह सब पाकिस्तान में है। यह जितना भी इलाका मैं बता रहा हूँ अभी, ये सब क्या है, तो पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। उस वक्त तो पूरा इंडिया था एक। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यानी दोनों इंपॉर्टेंट साइट जो है आज के डेट में वर्तमान में क्या है, तो पाकिस्तान में है। फिर आमरी, यह कुछ जो साइट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आमरी, आमरी, ये तीनों क्या है, पाकिस्तान में अवस्थित है। और भारत में क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछा जाता है। लोथल, इससे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सुरकोटदा, यह भी इंपॉर्टेंट है। बनवाली, ठीक है, बनावली, यह भी है। चन्हुदाड़ो और धोलावीरा, यह प्रमुख स्थल है, यह भारत में है इतने, ठीक है। तो इतना जो एरिया हो गया, यह पूरा 1, 2 और 3, यह 3 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यह आपको पाकिस्तान में है, ठीक है। और भारत में जो हो गया, भारत में यह इतने हो गए आपका, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट साइट्स। और इन 6 से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनसे तो बनेंगे ही, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आमरी से तो बनेंगे ही। कालीबंगन, लोथल, सुरकोटदा, बनावली, चन्हुदाड़ो और धोलावीरा, इनसे आपके सवाल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। अब कुछ स्थलों का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, उससे पहले ये मैप देखिए, ठीक है। यह पूरा मैप मैं लाया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर हड़प्पा है आपका, यहाँ पर क्या है, तो यह हड़प्पा हो गया, ठीक है। यह मेहरगढ़ हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। यह नौशेरा हो गया, नौशारो। फिर यहाँ मोहनजोदारो, ये सब पाकिस्तान में है, ठीक है। कोट दीजी, ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सुर्खतोड़ा, ठीक है, यह हो गया आपका सुर्खतोड़ा। फिर यह लोथल, ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके, है ना। अमरी देख लीजिए, ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उसके बारे में देख लेते हैं, और किनके द्वारा जो है यह खोजा गया था, यह भी देख लीजिए, ठीक है। जो इसका उत्खनन हुआ था, इसकी जो खुदाई हुई थी, वह किनके द्वारा किया गया था, यह देख लीजिए। पहला क्या है, हड़प्पा, जो वर्तमान में मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में, उस समय तो सब इंडिया का ही हिस्सा था, तो ये पंजाब का बेसिकली हिस्सा पड़ता है, जो पाकिस्तान में चला गया। दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी थे, उनके द्वारा इसका पता किया गया, ठीक है, इसकी खुदाई हुई। और यह हिस्सा क्या है, वर्तमान ये पंजाब का है, तो पंजाब का कुछ हिस्सा जो आपको पता है कि वह पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पूरा चार्ट भी आपको नोट्स जो आपका है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। तो हड़प्पा याद रखिएगा दिमाग में कि जो पंजाब है ना, पंजाब का वह हिस्सा जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में चला गया है, वहीं पर यह हड़प्पा संस्कृति की जो पहली बार पता चला था, जो साइट था वो हड़प्पा था, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब में था, पंजाब पाकिस्तान के, ये जगह कौन है, तो मोंटगोमरी जिले में, ठीक है, रावी नदी के तट पर। होता क्या था कि जितनी भी सभ्यताएं होती थी नदी के पास होना स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि बिना जल के, बिना पानी के, है ना, किसी भी सभ्यता के बारे में हम मतलब कहते हैं ना कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पानी तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका देखिएगा, जो उनका जो फलना फूलना है, ठीक है, उनका जो विस्तारीकरण हुआ है वह नदी के पास हुआ है, किसी न किसी नदी के पास हुआ है। तो यहाँ भी अगर बात करें हड़प्पा संस्कृति की, तो यहाँ रावी नदी के पास हुआ। यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, रावी नदी के पास हड़प्पा संस्कृति का कनेक्शन किससे है, तो रावी नदी से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा बात। दयाराम साहनी 1921 में इनके द्वारा पता किया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या मिला इसमें, तो मानव शरीर मिला, उसकी मूर्ति मिली वहां पर, ठीक है ना। फिर मानव शरीर मिला, ठीक है, दफनाया गया होगा वह मिला। तो पत्थर की मूर्तियां मिली, ठीक है। बलुआ, जो बलुई मिट्टी होती है उससे कोई स्ट्रक्चर बनाया गया था, वह मिला। अनाज का भंडार मिला,
बैलगाड़ियाँ मिली। इसका मतलब क्या है कि उस समय जो है पशुपालन भी होता था, बैलों को भी पाला जाता था, ठीक है? तो बैलगाड़ियाँ भी मिली उस समय में, यह देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो साइट है मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है? माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदड़ो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा साइट है जिसको कि मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यह पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो है उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला। 1922 में जो आर.डी. बनर्जी है, रखलदास बनर्जी, उनके द्वारा इस साइट का पता किया गया, ठीक है? इसकी खुदाई हुई। और पंजाब, यह भी पाकिस्तान में, पंजाब का लड़काना जिला, आपने सुना होगा, लड़काना जिला बहुत फेमस जिला है, सिंधु नदी के तट पर। वह क्या था, हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा उसकी खुदाई हुई थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। यह भी जो मोहनजोदड़ो है, मैंने आपको बताया ना 3 साइट, तो मोहनजोदड़ो उसमें दूसरा है, हड़प्पा पहला था। अब मोहनजोदड़ो जो है, यह भी क्या है, मृतकों का टीला। 1922 में, ठीक है, रखलदास बनर्जी के नेतृत्व में, इनके ही मार्गदर्शन में इसकी खुदाई हुई, ठीक है? और यह जो है कहाँ है, तो पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, लड़काना जिला, सिंधु नदी के तट पर हुआ। अब इसमें क्या है, तो बाथरूम, महान स्नान, बाथरूम का भी उस समय पता लगा कि बाथरूम भी है। उसके बाद फिर अनाज भंडारण के लिए भी था वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद कांस्य नृत्य करने वाली लड़की भी थी वहाँ पर। पशुपति महादेव की मूर्ति मिली, ठीक है? पशुपति महादेव यानी कि जो पूजा होता था, वह पशुपति महादेव, उनकी पूजा भी की जाती थी उस समय, से यह अंदाजा लगाया जा सकता है बहुत आसानी से, इसलिए उनके नाम की मुहर भी उस समय मिली थी। दाढ़ी वाले आदमी, ठीक है, आदमी की शैलखटी मूर्ति मिली, ठीक है? उसके बाद क्या है, बने हुए सूती कपड़े, ठीक है, सूती का पता चला वहां पर, सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला, ठीक है? यह कुछ साक्ष्य मिले। उसके बाद सुतका गेंडोर 1920 में स्टीन के द्वारा इसकी खुदाई हुई। यह पाकिस्तान के कहाँ था, तो दक्षिण पश्चिमी जो बलूचिस्तान का प्रांत है, वहां पर दस्म नदी के किनारे। मैंने बोला जितनी भी सभ्यता है उसमें देखिए कोई ना कोई नदी के पास होगा, ठीक है? क्योंकि जीवन के लिए पानी की तो आवश्यकता है, और स्रोत क्या था, तो नदी, ठीक है ना? नदी सबसे बड़ा स्रोत था। आज ना बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, तो खुदाई करके आप जल निकासी, पानी आप कहीं से भी आपको मिल जाता है आसानी से। जरूरी नहीं कि नदी या तट के किनारे ही इंसान को बसना है, आज तो मिल जाता है, टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन उस समय क्या था, नदी के आसपास जितनी भी सभ्यता है उसको देखिएगा आप, नदी के पास आपको मिलेगी, ठीक है? तो पाकिस्तान में यह भी था, सुतका गेंडोर, ठीक है? 1929 में स्टीन के मार्गदर्शन में इसकी खुदाई होती है, पता चलता है इसके बारे में। जो पाकिस्तान के कहा है, तो दक्षिण पश्चिमी जो प्रांत है बलूचिस्तान का, वहां पे मिला। नदी दस्म नदी के किनारे मिला। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक व्यापारिक बिंदु, यह केंद्र था। हड़प्पा और बेबीलोन जो था, उस समय की जो सभ्यता थी, मिस्र के साथ बेबीलोन, ये सब कुछ था, ठीक है? चीन था, भारत का फिर अपना एक अलग सिविलाइजेशन। तो उसके समय का मैं बता रहा हूं कि यह जो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में क्या था, तो बिजनेस होता था। सोचिए कितना ज्यादा, मतलब एडवांस ये सिविलाइजेशन था, ये सभ्यता कितनी एडवांस थी, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, क्योंकि मेरा बेसिक जो सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया कि लॉ में पढ़ाता हूँ, लेकिन जिस सिचुएशन से आज आप गुजर रहे हैं, जो आपकी परिस्थिति है आज वर्तमान में, आपकी जो परिस्थिति है, उस सिचुएशन से हम लोग भी गुजर चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपका जो जीके जीएस का भी पार्ट है, खासकर जो हिस्ट्री का पार्ट है, मैं करंट अफेयर भी आपका करूंगा, सारे सब्जेक्ट्स में कवर करूंगा आपके, ठीक है ना? तो हिस्ट्री से जो आपके जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, मैं समझाने के लिए आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। रिवाइज 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 एंड रिवाइज, जितना आप पढ़िएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक चौनी का कोई फ़ायदा मुझे मतलब भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि उस सोर्स तक आप पहुँचिए, ठीक है ना? वहाँ पहुँचिएगा, वहाँ आपको एक जगह सारा चीज़ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चैनल पे आपको मिल जाता है, ठीक है? और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए। आपकी मर्जी, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम नहीं रखते हैं मोबाइल में डाउनलोड करके, व्हाट्सअप है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम मत आप इंस्टॉल कीजिए, आप उसी पर जाइए, व्हाट्सअप पे जाइए, वहाँ पर तो सब नोट्स मिलेगा। तो यह हो गया, बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में क्या था, व्यापार होता था। उसके बाद देखिए चन्हू दड़ो 1931 में जो एनजी मजुमदार थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चन्हू दड़ो।
ठीक है, इसका किनके बारे में पता लगाया गया? तो एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार जो थे 1931 में, उनके द्वारा पता लगाया। यह भी सिंधु नदी पर था और सिंध प्रांत में था, यह भी पाकिस्तान में आपका सिंध प्रांत। ठीक है, चन्हू बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये आपका। एनजी मजूमदार, जितने भी नाम देख रहे हैं सब तो भारतीय नाम है ना, लेकिन पहले सब कुछ इंडिया का ही हिस्सा था, कोई पाकिस्तान कोई चर्चा नहीं था उस समय। ठीक है, अब इसमें क्या, जो सिंधु नदी पर यह सभ्यता थी चन्हू दड़ो, यहाँ पर क्या मिला? तो मनका बनाने वाली दुकान, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ठीक है, उसके पैर के निशान मिले। यह पूछा जाएगा कि कौन सी साइट थी जहां बिल्ली का पीछा करते हुए एक जो कुत्ता था उसके पैर के निशान मिले, पद चिन्ह मिले, ठीक है, उसके पैर के निशान। तो आप चन्हू दड़ो, आप बताइएगा किनके द्वारा किनके नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई? तो एनजी मजूमदार। कहाँ स्थित था ये चन्हू दड़ो? तो सिंधु नदी पर। ठीक है, और कौन सा जगह था सिंधु नदी? तो सिंध प्रांत। ठीक है, उसका आमरी भी 1935 में, जो आप 1931 में तो पता लगाया ही गया चन्हू दड़ो, इन्हीं के साथ आमरी, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया आमरी। यह भी आपको एनजी मजूमदार थे, उनके नेतृत्व में इस साइट का पता लगाया गया, 1935 में लगाया गया। सिंधु नदी के तट पर, यह भी पास में ही था, सिंधु नदी के तट पर ही था यह भी। ठीक है, और पाकिस्तान में सिंध, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में है। तो मृग साक्ष्य मिले वहां पर। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा किन के बारे में? तो घोष ने 1953 में इसके बारे में पता लगाया। ठीक है, इस समय तक हमारा जो है बंटवारा हो चुका था, देश भी आज़ाद हो चुका था और बंटवारा भी हो चुका था, पाकिस्तान अलग और भारत, तो जो भारत था पाकिस्तान अलग हो गया, वहाँ से कट के बना। तो घोष के द्वारा जो है यह 1953 में कालीबंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, 1953 में पता लगाया गया। और घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है आपका? तो राजस्थान, ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा रहता है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा, कालीबंगन कालीबंगा। ठीक है, तो यह घग्गर नदी है, उसी के आपके राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या मिला? तो अग्निवेदी पहला चीज, फिर ऊंट की हड्डी, फिर लकड़ी का हल। ठीक है, तो यानी कि उसमें पशुपालन का भी था, आपको मिला। उसके बाद पूजा पाठ होता था, उसके लिए आपको पता चला उस समय देवी देवताओं को वो मानते थे। लकड़ी का हल मिला आपको, यानी किसान खेती करते थे उस वक्त। ठीक है, यह सारे साक्ष्य मिले। उसका लोथल, यह भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का साइट है यह लोथल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है इसके बारे में हम लोगों ने। ठीक है, यह दिमाग में रहता है मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा लोथल और कालीबंगन को लेकर मैं कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, कौन गुजरात में है, राजस्थान में है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए यह दोनों से थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है मुझे। तो कालीबंगा जो है, और मैंने जो पढ़ा था कालीबंगन था, कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा रहता है, तो कालीबंगन कालीबंगा, कंफ्यूज नहीं, राजस्थान। और यह लोथल हो गया आपका गुजरात में। ठीक है, आर राव थे 1953 में, यह भी 1953 में कालीबंगन का भी हुआ था और यहाँ भी लोथल का भी आपका क्या हुआ था? तो 1953 में ही हुआ था। ठीक है, 1953 में ही इसका भी पता लगाया गया था, लोथल का। ठीक है, और ये कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी, ठीक है, कहाँ पर है? भोगवा नदी के पास, यह गुजरात में था। लोथल कहाँ था? भोगवा नदी। ठीक है, भोगावो नदी, भोगावो नदी, कहीं कहीं भोगवा भी कहते हैं, भोगावो नदी, इसलिए मेरे मुंह से भोगवा निकल रहा था, कहीं कहीं इसके भोगवा भी कहते हैं, भोगावो, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसलिए मैं बता देता हूँ, ताकि यानी कि आप देखेंगे अगर भोगावो लिखा गया, कहीं भोगवा लिखा गया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो भोगावो है। ठीक है, भोगावो नदी पर गुजरात के में। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला? तो पहला मानव निर्मित बंदरगाह, बंदरगाह नदी के पास है तो बंदरगाह भी मिला। बंदरगाह जानते ही हैं, यह जितने भी आपके नदी होते हैं या समुद्री तट होते हैं, वहाँ पे जो सामान, ठीक है, कहीं भेजा जाता है या कहीं बाहर से सामान आता है, ठीक है, जहाज के द्वारा, तो वहाँ जो जगह होता है उसको पोर्ट को क्या कहते हैं? वही बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, जैसे हवाई यात्रा आज की डेट में आप करते हैं ना, ठीक है, तो एयरपोर्ट पर जाते हैं या समुद्री जो तट होते हैं वहाँ पर जहाज जो आके रुकता है उसको क्या कहते हैं? यही बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो इसका साक्ष्य मिला लोथल में मिला। कौन सी साइट पे? तो लोथल में मिला। और पहला पहला जो मानव निर्मित, ठीक है, वह कहाँ मिला? तो यह मिला आपका लोथल में मिला। ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह लोथल में मिला। फिर जहाज बनाने का स्थान, निश्चित तौर पे जब बंदरगाह है यानी वहाँ व्यापार बहुत ही अच्छे स्तर पर होता था, बहुत ही डेवलप था, बहुत स्ट्रक्चर्ड जो है व्यापार वहाँ पर होता था, बिजनेस होता था।
ठीक है। उसके बाद जहाज बनाने का स्थान था, चावल की भूसी, ठीक है, यानी चावल का खेती होता था, राइस का, यह भी जान लीजिए। चावल के बारे में अगर कहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, लोथल में चावल का भूसी मिला था वहां पर। अग्नि वेदियां, पूजा पाठ होता था उस समय। शतरंज खेलने का भी साक्ष्य मिला कि शतरंज भी खेला जाता था, ठीक है। उसका सुरकोटदा, सुरकोटदा यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह भी आपको जेपी जोशी 1964 में, 1964 में, यह आज़ादी के बाद की जो खुदाई हुई वह, यह भी गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में देखिए कौन कौन से साइट हो गए। लोथल भी आपका गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। और यह जो कालीबंगा कहाँ पर, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, तो यह गुजरात में। और लोथल के बाद अगर आप आगे बढ़िएगा इधर, उसके बाद नीचे साइट में सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा जो है 1964 में जेपी जोशी जो है इनके द्वारा खुदाई में पता लगाएगा, और यह भी आपका गुजरात में था। यहाँ भी देखिए सुरकोटदा जो है, यहाँ पर मेन चीज क्या मिला, घोड़े की हड्डियां मिली और मन का, ठीक है। तो घोड़ों की हड्डियां थी, इसका मतलब क्या था कि उस समय घोड़ों के बारे में अंदाजा लगाया गया कि सुरकोटदा जो है वहां पर घोड़ा भी पालने का एक साक्ष्य मिला कि भाई घोड़े की जब हड्डियां मिली तो निश्चित तौर पर उस समय घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। उसके बाद बनावली या बनवाली भी कहा जाता है इसको, यह याद रखिएगा। 9वें नंबर पे जो बनवाली है आपका, बनावली या बनवाली, ठीक है। तो बनवाली भी कहा जाता है और बनावली भी कहा जाता है। तो यह 1974 में आर.एस. बिष्ट साहब जो थे, इनके द्वारा, उनके नेतृत्व में इस साइट का पता लगाएगा और खुदाई की गई। यह हिसार में, हरियाणा के हिसार में है। हिसार के बारे में तो जानते ही हैं आप, बड़ा ही फेमस जिला है, दिल्ली से नज़दीक है, पड़ता है आपको, ठीक है। तो हरियाणा का जो हिसार है वहाँ पर बनावली, ठीक है, बनावली जो साइट है उसका पता लगाया गया था 1974 में, 1974 में। और यहाँ पर मिला क्या था यह भी तो देख लें, बड़ी तेजी से भागता है ये सब स्लाइड। देखिए मनका यहाँ भी मिला, जौ मिला आपको, ठीक है। और पूर्व पूर्व हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा से पूर्व जो है हड़प्पा संस्कृति, दोनों के साक्ष्य मिले यहाँ पर, ठीक है। मेन चीज जान लीजिए, हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा, यानी कि सभ्यता बड़ी पुरानी थी। बनावली जो था, बनावली जिसे बनवाली भी कहते हैं, यह जो सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है। और 1974 में, 1974 में आर.एस. बिष्ट साहब के द्वारा जो है इसका पता लगाया गया, उनके नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई और हरियाणा के हिसार में था, जिसमें मनका, जौ और पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पहले का और उसके बाद का जो सभ्यता है उसका भी साक्ष्य मिला। सोचिए कितना पुराना यह आपका सभ्यता था, ठीक है। दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी आर.एस. बिष्ट साहब के नेतृत्व में हुआ। धोलावीरा, धोलवीड़ा भी कहते हैं, धौलावीड़ा भी कहते हैं। ये साइड 1985 में, 1985 में गुजरात के कच्छ के रण में, इंपॉर्टेंट है, यह भी गुजरात में मिला था, ठीक है। रण ऑफ कच्छ, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो धौलावीड़ा कहाँ मिला, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में मिला, कच्छ के रण में मिला, यह गुजरात में है 1985 में। अब यहाँ पर मिला क्या, जल दोहन प्रणाली, ठीक है, यानी कि पानी जो निकाला गया जमीन से, जो निकाला गया जल दोहन, वह सिस्टम मिला आपको। पहला चीज जल भंडारण, ठीक है, पानी को रखने की व्यवस्था की गई। पानी कहीं, क्योंकि यह क्या है, किसी नदी के किनारे आप नहीं देख रहे हैं इसको, कोई नदी नहीं है तो पानी तो चाहिए। तो पानी कैसे निकासी होगा, पानी कैसे निकाला जाएगा, जल दोहन मतलब जमीन से पानी कैसे निकाला जाएगा, उसका यहाँ पर सिस्टम, मैकेनिज्म मिला, पूरा सिस्टम मिला। पानी का भंडारण, पानी को रखने का टंकी जो कहते हैं ना, जैसे जमीन से क्या है, मोटर से आप पानी निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, यही जल दोहन प्रणाली। जो आपका मोटर है, समरसेबुल है, वो क्या है, जल दोहन प्रणाली, यानी कि वाटर जो है उसको आप कहाँ से, जमीन से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। भंडार यानी कि टंकी, अगर आपके घर छत पर टंकी रखी हुई है तो क्या भंडार है, वाटर का, पानी का भंडार है, जल का भंडार है। तो वैसी पानी की टंकी मिला वहां पर। यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। भाई साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े हल्के में इसको ले रहे थे क्या हम लोग। यूनेस्को द्वारा जो है इसको क्या किया गया सर, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल का, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। पहला भारत का, देख लीजिए साहब, इसको पढ़ लीजिए, यह तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बड़े हल्के में ले रहे थे क्या हम लोग। हम इंपॉर्टेंट कहे जा रहे थे, इंपॉर्टेंट तो ये मिला आकर, ये देखिए भाई साहब, ये धोलावीरा है ना, इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। आ जाइए, इस चीज को देख लीजिए, आप लोग अभी तक बड़े हल्के में ले रहे थे। जल भंडारण तो है ही,
क्योंकि बड़ा ही समृद्ध है उस मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा जल निकासी, पानी को निकालना, जहाँ कोई नदी का कोई स्रोत नहीं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बेचारा अकेले, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला इसको, पहला साइट है, ठीक है, विश्व धरोहर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला सिंधु घाटी सभ्यता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, बड़ा काम का है, आपको तो सवाल बन जाएगा कि कौन सा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारत का, जिसको यूनेस्को द्वारा जो है क्या मिला, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल का दर्जा मिला। पहला कौन सा साइट था ऐसा? तो बस जवाब आपके सामने है, ठीक है, जवाब आपके सामने है कि धौलावीरा था भाई साहब, ठीक है, धौलावीरा था। अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता समाज की विशेषताएं क्या थी, ठीक है, तो समाज की विशेषता क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? समाज प्रकृति में शहरी था, ठीक है, जो नेचर था यह शहरी क्षेत्र था, यानी अर्बन सिविलाइजेशन था। पहला चीज, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन थी? तो यह, इसका पहला पहचान क्या है, यह अर्बन सिविलाइजेशन था। इसकी जो विशेषताएं हैं समाज की, उसमें यह शहरी था और मुख्य रूप से 3 वर्गों में डिवाइड था, 3 कैटेगरी में डिवाइड था, यह विभाजित था। शहर के पश्चिमी भाग में गढ़ क्षेत्र था, रहने वाला एक कुलीन वर्ग था, ठीक है, उसके बाद कुलीन वर्ग था, उसके बाद फिर मध्यम वर्ग था, एक था जो एकदम एलिट क्लास था। 3 वर्ग था, 3 कैटेगरी थी, इसमें कि एक क्लास बिल्कुल एलिट क्लास था। एक एरिया जो था 3 कैटेगरी में डिवाइड था शहर। पहला तो यह शहरी सभ्यता थी, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन था। दूसरी क्या पहचान थी कि 3 कैटेगरी में शहर विभाजित था। पहला जो एक एलिट क्लास था, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, मध्यम वर्गीय, जिसमें कि व्यापारी लोग, अमीर व्यापारी लोग रहते थे, ठीक है, उसके बाद निचला शहर, इसमें कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग जो हो गया वह रहते थे, ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ 3 कैटेगरी था, एक था एलिट क्लास जो एकदम रिच है, ठीक है, एलिट क्लास, उसके बाद व्यापारी वर्ग आता था और उसके बाद मजदूर वर्ग आता था। 3 कैटेगरी में यह बटा हुआ था। श्रम का विभाजन था, बिल्कुल लेबर का श्रम का विभाजन था, किसको कौन सा काम करना है इसका विभाजन था, डिवाइड था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है विविधीकृत और स्तरीकृत था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, रूल्स एंड रेगुलेशन उस वक्त जो था वह पूरा था, किसको कौन सा काम करना है, ठीक है, यह सब कुछ जो है वहाँ पर बताया गया था, स्पष्ट था यहाँ पर, ठीक है। वहाँ के लोग उस वक्त विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, कारीगर थे, मतलब एक समृद्ध व्यवस्था में जो होता है, जो आज के में वर्तमान में है, ठीक है ना, कारीगर थे, व्यापारी थे, योद्धा, ठीक है, जैसे आज के में हमारी आर्मी है, विद्वान पढ़े लिखे लोग, आज जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली है, उस वक्त की शिक्षा प्रणाली के हिसाब से वहाँ के लोग उस वक्त विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तब ना सब कुछ ये संभव हो पाया है जो इतना देख रहे, इतना विस्तृत है, ठीक है, पूरा एक समाज का एक वर्गीकरण बना हुआ है, किसको कौन सा काम करना है, एलिट क्लास है, व्यापारी है, ठीक है, मजदूर वर्ग है, किसान है, सब कुछ, कारीगर हो गए, व्यापारी हो गए, आर्मी थी वहाँ की, योद्धा और व्यवसायी थे, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर था बना हुआ, ठीक है। उसका सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को मातृत्वात्मक प्रकृति का माना जाता था, यानी महिलाओं को वहां पर बड़ा ही एक ऊंचा स्थान दिया गया था। इस सभ्यता में महिलाओं का सम्मान होता था, उनके शोषण की बात इसमें नहीं कही गई है, ठीक है। और क्योंकि इसे कैसे पता चलता है, क्योंकि उस वक्त देवियों की भी पूजा की जाती थी, ठीक है, देखिए दिया भी हुआ है यहाँ पर, इससे यह कैसे पता चलता है, क्योंकि विभिन्न स्थलों से बड़ी संख्या में टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी, यानी महिलाओं की जो मूर्तियां हैं वह मिलती थी, देवियों की पूजा होती थी, महिलाओं का सम्मान किया जाता था, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता था, और मातृ देवी की पूजा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है, ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुषों और महिलाओं दोनों की पोशाक शैली भी टेराकोटा की हुआ करती थी। टेराकोटा जो है यह याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसका टेराकोटा की जो कपड़े होते थे, पोशाक जो होती थी, वह किस चीज की बनी थी? टेराकोट, ठीक है, टेराकोटा की बनी थी। और पत्थर की मूर्तियों में भी यह बात को दर्शाया गया है, जो मूर्तियां मिली हैं खुदाई में वह भी दर्शाया गया। और पुरुषों को अधिकतर शरीर के निचले आधे भाग में लिपटी हुई पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। देखिएगा अभी इमेज इसमें बना हुआ है, आप ऐसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखिएगा कि जो मूर्तियां मिली हैं उसमें ना पुरुषों को देखिएगा कि पोशाक जो नीचे तरफ है, जो पैंट जैसे पहनते हिस्सा है,
वहां पर दिखाया गया, उनको कवर किया हुआ, जिसका एक सिरा जो है बाएं कंधे पर और दाहिने हाथ के नीचे पहना जाता है। ठीक है। उसका सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र विभिन्न सामग्रियों जैसे कपास, रेशम, ऊन आदि से बनाए जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, किस किस चीज से कपड़ा बनाया जाता था, तो कपास से, फिर रेशम से, फिर ऊन का भी इस्तेमाल होता था। तीन चीज, कपास, रेशम और ऊन, यह तीन चीजों का इस्तेमाल करके कपड़े बनाया था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़े की उपस्थिति से संकेत मिलता है। ठीक है, बुने हुए कपड़े जो बुनाई किए जाते थे, उसका वो कपड़े भी पाए गए थे यहाँ पर। ठीक है, फिर कताई और बुनाई भी होती थी उस वक्त, यह भी पता चला। अच्छे से परिचित थे वो लोग, ऐसे कपड़े मिलने से पता चलता है कि जो बुनाई होती थी, ठीक है, यह भी उस समय के, उस सभ्यता के लोगों को करने आता था। उसके बाद मुख्य रूप से क्या मिला वहां पर, तो तांबा और कांस्य का उपयोग करते थे वहां के लोग। और लोहा जो था, लोहा के बारे में नहीं पता था। मेन क्या था, तांबा और कांस्य, इसके बारे में तो पता था, लेकिन आयरन यानी लोहा, लोहा के बारे में उस सभ्यता के लोगों को, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन लोगों को लोहे के बारे में, उपयोग के बारे में नहीं पता था। हड़प्पा वासी जो है, राजस्थान में खेतड़ी के तांबे की खानों से तांबा प्राप्त हुआ। ठीक है, तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पा में क्या था, जो राजस्थान है, ठीक है, उसका एक जगह है वहां, खेतड़ी के नाम से जानता था। खेतड़ी से क्या होता था, तांबा मिलता था, वहां से खुदाई में उन लोग को तांबा मिलता था। ठीक है, और संभवतः टिन जो था वो अफगानिस्तान से लाया जाता था। यह अनुमान लगाया कि जो टिन था, तांबा तो मिल गया खेतड़ी से, राजस्थान से, और जो टिन था वह एक अंदाज लगाया गया कि संभव है, क्योंकि व्यापार होता था तो अफगानिस्तान से वह लाया गया था। ठीक है, और हड़प्पा वासी जो है सामान्यतः शांति प्रिय थे वो लोग। ठीक है, और उनके पास अधिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ठीक है, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते थे, और उस वक्त लोहे का भी पता नहीं हुआ था। ठीक है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता इससे पता लगे कि लोहा का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद वस्त्र छाप वाली कई वस्तुएं भी खोजी गई। ठीक है, उसके बाद जो जैसे पोशाक पहनते थे उस पर अलग अलग छाप जो है बने रहते थे, तो ऐसी से पता चलता है कि वस्त्र का वहां पर था। ठीक है ना। उसके बाद जैसे जो कपड़े बनते थे उस पर जो डिजाइन बनती थी, उसको लेकर जिस चीज का इस्तेमाल होता था, वस्तुओं का इस्तेमाल होता था, ठीक है, कोई भी चित्र बनाया गया कपड़े पर, तो वैसे भी चीजों का साक्ष्य मिला वहां पर। ठीक है, जिसके आधार पर वहां पर क्या होता था कि वस्त्र पर जो चित्र बनाया जाता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद विभिन्न स्थलों पर पाई गई विशाल ईट संरचनाएं, इस बात का ईट मिलता था, ईटों का, पक्की ईटें मिलती थी, इसलिए वहां पर जो राजमिस्त्री हैं, जो हमारे यहाँ आज की डेट में जो मकान बनाते हैं, राजमिस्त्री का एक वर्ग मौजूद था। अभी मैंने बात किया ना कि लेबर मजदूर वर्ग भी था, तो राजमिस्त्री भी, राजमिस्त्री किनको कहते हैं, जो मकान जब बनता है तो ईटा जो जोड़ा जाता है, वो जो लोग काम करते हैं उनको राजमिस्त्री कहा जाता है। ठीक है, तो उस वक्त यह राजमिस्त्री था, थे वहां पर। क्यों? क्योंकि ईंटों का साक्ष्य मिला, पके हुए ईंटें मिले, उनका मकान मिला। शुरुआत में जो मैंने आपको पूरा दिखाया है, ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ईंट बिछाने का एक महत्वपूर्ण शिल्प था उस वक्त, काम जो है ईंट बिछाकर और मकान बनाना, ठीक है, या सड़क का निर्माण करना, वह एक महत्वपूर्ण शिल्प था, उस समय का काम था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी क्या करते थे, नाव का निर्माण करते थे। ठीक है, मनका का निर्माण होता था, और मोहर का भी निर्माण करते थे, मोहर का भी निर्माण उस वक्त होता था। फिर चन्हू दड़ो और लोथल, ठीक है, चन्हू दड़ो और लोथल से क्या होता था, मनके बनाने की दुकानें खुदाई में मिलती है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर का बहुत इस्तेमाल हुआ था। मुख्यतः क्या है, तो स्ट्रीटाइट, ठीक है, स्ट्रीटाइट से बनी होती थी, और जो एक प्रकार का नरम पत्थर होता है, स्ट्रीटाइट क्या होता है, नरम पत्थर होता था, उससे क्या है, मोहर बनती थी। ठीक है, कुछ मोहरें सोने की भी होती थी, हाथी के दांत की भी होती थी। देखिए, सोने की मोहरें, हाथी की दांत, चर्ट, अगेट आदि से भी बनी थी, और इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है ना, जो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, उसमें किसका इस्तेमाल होता था, मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कोई करेंसी नहीं थी, मोहरों का इस्तेमाल था। वहाँ सुनार भी मौजूद थे, जो चांदी, ठीक है, सुनार भी थे, जो आज की डेट में वर्तमान में सुनार हैं। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, सुनार की शॉप पे जाते हैं, गोल्ड बनवाने जाते हैं, चांदी का कोई आइटम है या कुछ भी, ठीक है ना, तो वह उस वक्त भी वो सुनार वर्ग हुआ करते थे, जिनके पास क्या था, तो चांदी, सोने और कीमती पत्थरों के आभूषण। आज भी कीमती पत्थर के आभूषण बनते हैं ना, पत्थर के भी महंगे महंगे पत्थर बहुत सारे होते हैं, तो उसके आभूषण बनते थे। फिर हार, कंगन, ठीक है, पेंडेंट, ब्रोच जैसे आभूषण खुदाई में प्राप्त हुए। सोचिए कितना, मैं कहा ना कि आज की डेट में जो स्थिति है, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हुआ करता था। हाँ, आज अभी वर्तमान में थोड़ा एडवांस जरूर हो चुका है,
आज की जो हमारी सभ्यता है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा यही था। उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस जो है यह सिविलाइजेशन था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी भी बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिनमें सबसे विशिष्ट बर्तन चमकदार होते थे, ठीक है। वह बर्तन बड़े चमकदार, विशिष्ट बर्तन जो है बहुत चमकदार होते थे, ठीक है, उन पे एक शाइनिंग रहता था। फिर काले रंग से चित्रित लाल मिट्टी के बर्तन लोकप्रिय थे, ठीक है। काले रंग से चित्रित लाल मिट्टी का जो बर्तन होता था उस पर डिजाइन जो होता था वो काले रंग से होता था, ठीक है, वो बहुत लोकप्रिय थे, ठीक है ना। फिर आकार के जार होता था, पानी रखने का जार, फिर प्लेट हो गया, कटोरी हो गई, कटोरा, बर्तन जैसी वस्तुएं मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी से बनाई जाती थी, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य दर्पण, हाथी दांत की कंघियों का इस्तेमाल और सुरमे की छड़ी से परिचित थे, लेकिन बाल रंगने के बारे में कोई साक्ष्य वहां पर नहीं मिला कि बाल भी रंगा जाता है, बाल को डाई किया जाता है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। बड़ी संख्या में टेराकोटा की मूर्तियां और गाड़ियों, बैलों, हाथियों, बंदरों, रथों और सीटियों के खिलौने मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, क्या हुआ, कहाँ से नृत्य करती बालिका की मूर्ति, मोहनजोदड़ो साइड से। ये पूछा जाएगा, सवाल ही बनता है कि कौन सा ऐसा साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ऐसा कौन सा साइट था जहां से कि आपको नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली, ठीक है। तो यह मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। तथा शैल खटी से बनी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, दाढ़ी वाला जो एक पुरुष है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली, तो यही मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। उसके बाद स्टीटाइट दाढ़ी वाले व्यक्ति के बाएं कंधे पर एक कढ़ाईदार लबादा है और उसकी आंखें बंद है। यही उस व्यक्ति का, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो व्यक्ति है उसके बाएं कंधे पर एक कढ़ाईदार लबादा है, ठीक है, बाएं कंधे पर है, और उसकी आंखें आधी बंद है, ठीक है, थोड़ा सा उसने खोल रखा है, ठीक है। ध्यान की मुद्रा, ऐसा लगता है कि वो कहीं ध्यान की मुद्रा में, योग की मुद्रा में है, ठीक है। और जैसा बताया, कांस्य की नृत्य करती लड़की की मूर्ति, यह सारा चीज, यह इंपॉर्टेंट है। फिर इसका राजनीतिक पहलू क्या था, तो कोई राजनीतिक संगठन का साक्ष्य नहीं मिला। जैसे आज की पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या नहीं थी, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि वहां का किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन है, ऐसा कोई वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। कुछ लोग को, पुरातत्व विभाग के लोगों का मानना है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था और सभी को समान दर्जा प्राप्त था। बस कैटेगरी था कि एक एलिट क्लास था, ठीक है, उसका एक मिडिल क्लास जो कि व्यापारी वर्ग था, और उसका एक मजदूर वर्ग था। 3 कैटेगरी थी, ठीक है। किसी शासक की बात उस वक्त नहीं हुई, इसलिए किसी शासक का नाम नहीं आता है, ठीक है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार कोई एक शासक नहीं था, बल्कि प्रत्येक शहरी केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई शासक थे। छोटे मोटे कोई होता है ना, एक ग्रुप बन गया, उसके कोई लीडर हो गए, इस टाइप से हो सकता था, लेकिन कोई बड़ा कोई शासक वैसा कोई नहीं था, ठीक है ना। हालांकि औजारों, हथियारों, ईंटों, मोहरों और निर्माण की शहरी शैली में एकरूपता एक केंद्रित राजनीतिक प्राधिकरण की उपस्थिति का संकेत देती है। यानी छोटे मोटे हथियार थे, ठीक है, लेकिन वह यह था कि सुरक्षा, जानवरों से भी सुरक्षा, क्योंकि कोई लड़ाई की बात वहां पर नहीं हुई पूरे सिविलाइजेशन में, देखिएगा। क्योंकि अगर कहीं शासक की बात आती है तो फिर सत्ता की बात आती है, फिर आपस में लड़ाई की बात आती है, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ईंटें मिलती थी, मोहरें मिलती थी, ठीक है, ये मेन चीज़ है। और हो सकता है कि अंदाजा लगाया गया कि एक व्यापारी वर्ग था और वह छोटे शासक के रूप में वहां पर उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वह काम करता था, ठीक है। फिर इसके अलावा सड़कों के बारे में था कि सड़क जो थी, मैंने बताया कि सड़कें थी, पक्की सड़कें थी, प्रॉपर लेआउट था उसका बना हुआ था, बड़े पैमाने पर जल निकासी प्रणाली की उपस्थिति थी, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना हुआ था, यह सारी चीजें थी। उसके बाद सभ्यता के जो आर्थिक पहलू हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसको देखते हैं। तो व्यापार, मेन चीज क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में, व्यापार, ठीक है, व्यापार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कैसे पता चला व्यापार के बारे में, तो व्यापार के बारे में पता चलता है यहाँ के मुहरों के बारे में, ठीक है, एक समान लिपि और विनियमित वजन, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा अभी देखिए। अभी कृषि, समय पर बारिश और उपजाऊ भूमि के कारण, बारिश भी होती थी समय पर, भूमि भी उपजाऊ थी, इससे क्या था कि कृषि जो है वहाँ बहुत फली फूली, इसका व्यापार होता था।
फिर सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों ने चावल, गेहूं, कपास, जौ, खजूर, खरबूजा, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, तिल, रागी, बाजरा, ज्वार आदि जैसे कई फसलें बोई। इतनी सारे फसलों की उस समय खेती होती थी। कारण क्या? पानी की भी व्यवस्था थी, समुचित व्यवस्था थी। बहुत सारे जितने भी सिविलाइजेशन थे वो नदी के नज़दीक थे। जो जमीन थी वो भी उपजाऊ थी। वर्षा आधारित फसलें, बारिश तो अच्छी होती थी और इसीलिए वर्षा जो आधारित यानी जो ऐसी फसलें जो कि जिनकी खेती है बारिश पर निर्भर करती है बहुत हद तक, वैसे प्रमुख थी क्योंकि सिंचाई वर्षा जल पर आधारित थी, बारिश भी होती थी। उसके बाद क्या है कि हड़प्पा में गेहूं और जौ की 3 मुख्य किस्में बोई जाती थी। हड़प्पा में जो गेहूं और जौ है उसकी 3 वैरायटी उस वक्त उसकी खेती होती थी। कालीबंगन है वो राजस्थान में पाया गया। ठीक है, इसमें क्या पाया गया? तो लकड़ी का हल पाया गया। कालीबंगन में लकड़ी का हल पाया गया। मोहनजोदड़ो में क्या, जो पाकिस्तान में, वहाँ क्या पाया गया? तो अन्न भंडारण। ठीक है, यानी कि अनाज को एक जगह इकट्ठा करके रखते। आज भी देखिएगा गाँव में जाइएगा तो लोग अनाज को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, घरों में जैसे फ्रिज आज की डेट में है तो फ्रिज या फिर अनाज, आप राशन का सामान आता है उसको इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो उस समय बड़े पैमाने पर मिट्टी के बने होते थे। अभी भी देखिएगा गाँव में, पहले तो हमने तो देखा है अनाज भंडारण के लिए। ठीक है, मिट्टी का बना होता था इतना बड़ा सा। ठीक है, उसमें रखाता था अनाज भंडारण, तो वो उस वक्त भी होता था, सोच लीजिए। फिर बनावली है, राजस्थान में है, वहाँ क्या है? तो जौ उगाने का साक्ष्य मिला। सभी कृषि की उपस्थिति का संकेत देते हैं। मतलब उस समय खेती बड़ी समृद्ध थी उस समय की। ठीक है, सिंधु लोग क्या थे? कपास का उत्पादन करने में सबसे पहले लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले क्या मिला? कपास का साक्ष्य मिला। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पहले ऐसे लोग थे, ठीक है, जिनके द्वारा कपास की खेती की गई। ठीक है, कपास का साक्ष्य वहां से मिला, वहां उसका उत्पादन करते थे। और हल चलाने के लिए, खेती तो करते ही थे, और हल चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो बैलों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बैल को हल चलाने के लिए भी और आने जाने के लिए भी, कहीं आना जाना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वह लोग इस्तेमाल करते थे बैलों का। ठीक है, अफगानिस्तान में भी मिला यहाँ पर। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या मिला? अफगानिस्तान में हड़प्पा स्थल पर जो सुर्तघई है, ठीक है, सुर्तघई में नहरों के निशान मिले। नहर थी वहाँ पर, खेती के लिए नहर जो बनाई जाती है ना, वो मिले। लेकिन पंजाब या सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पंजाब सिंध में नहीं मिला। सुर्तघई है, वहाँ पे हड़प्पा स्थल है अफगानिस्तान में, वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले यहाँ पर। उसका व्यापार और विदेशी संबंध, तो हड़प्पा वासी जो है पत्थर, ठीक है, पत्थर हो गया, धातु हो गया, सीप हो गया आदि के रूप में पर्याप्त व्यापार करते थे। उसके बाद अंतर क्षेत्रीय और अंतः क्षेत्रीय दोनों व्यापार होता था, यानी कि आपस में भी व्यापार होता था और विदेशों से भी व्यापार होता था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? धातु मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ठीक है ना, धातु मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, मोहरे जो होती थी वो क्या होता है? मिट्टी के, नरम जो मिट्टी होती थी उसके बनाए हुई वहां पर मोहरे का इस्तेमाल होता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा क्या? अरब सागर के तट पर नौवाहन का अभ्यास किया। ठीक है, अभ्यास किया और उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया। अफगानिस्तान तक इनका व्यापार भी था और वहां पर वो पूरा जो सिविलाइजेशन है अफगानिस्तान तक आपका फैला हुआ था। ठीक है, जिसमें कि मध्य एशिया के साथ उनका व्यापार करने में उनको क्या हुआ? उससे उनको मदद मिली। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा टिग्रिस और यूफ्रेट्स के क्षेत्रों और मेसोपोटामिया और फारसी सभ्यताओं के साथ भी आर्थिक संबंध थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो मेलूहा, ठीक है, मेलूहा यानी जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां के लोगों को क्या कहते थे? उस सभ्यता को मेलूहा कहा जाता था। ठीक है, नाम दिया गया, सिंधु क्षेत्र को दिया गया एक प्राचीन नाम है। किसके द्वारा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से क्या था? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां के उस वक्त के जो लोग हैं उनका व्यापारिक संबंध स्थापित था मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे सिंधु सभ्यता के लोगों को? तो मेलूहा कहते थे, मेलूहा। ठीक है, और जो व्यापार था, ठीक है, व्यापार में क्या था? तो व्यापार में आपको व्यापारिक संबंधों तथा दिलमुन और माकन नामक व्यापारिक बंदरगाहों की उपस्थिति का संकेत। दो दो जो है व्यापारिक क्या थे? बंदरगाह थे। ठीक है, पोर्ट थे दो। इस पहला था दिलमुन और दूसरा था माकन। ठीक है, फिर मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनके द्वारा क्या? मेलूहा से, मेलूहा मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको क्या कहते थे मेसोपोटामिया के लोग? तो मेलूहा कहते थे, मेलूहा। और उनके साथ किस तरह का व्यापार होता था दोनों के बीच में? तो तांबा, हाथी के दांत, मोती और आबनूस का आयात करते थे तथा सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को वस्त्र, इत्र, चमड़े के उत्पाद और चांदी का निर्यात करते थे।
ठीक है। वहां से हमें क्या मिलता था? तो वस्त्र मिलता था, इत्र मिलता था, चमड़े का उत्पाद, चमड़े से बने सामान और चांदी का निर्यात वहां से होता था। ठीक है। अब अंतर्देशीय, ठीक है, परिवहन में मुख्यतः क्या था? आने जाने के लिए व्यापार में किसी का तो बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। ठीक है। वहां से कुछ सामान आया, फिरोजा ईरान से आया, और फिरोजा पत्थर पहनते वो ईरान से आया। ठीक है ना। तो यह कुछ चीज़ें हैं। लापिस लाजुली अफगानिस्तान से आया। यह कुछ चीज़ें थी जो कि विदेश से उन्होंने मंगवाया था। फिर गाड़ियां और रथ परिवहन के साधन थे, जो आने जाने ट्रांसपोर्टेशन का जो इस्तेमाल होता था, उसमें रथ जो होता था या बैलगाड़ी जो होती थी, बैलों का इस्तेमाल होता था। तो बैलगाड़ी और रथ का इस्तेमाल, ठीक है, वो बैल्स के द्वारा इसको चलाया जाता था, वह इस्तेमाल। और बड़ी नाव का उपयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। ये देखिए मोहर उस वक्त का। ठीक है। ये कहाँ से मिला? तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जो कि सिंधु घाटी के पुरातात्विक स्थल की खुदाई के दौरान मिला। ठीक है। पशुपति मोहर लगभग 2350 से 2000 ईसा पूर्व में यह पुरातत्व विभाग के द्वारा यह मिला, ऐसी मोहर मिली। ठीक है। उसका देखिए ये मोहर मिली, त्रिभुजाकार प्रिज्म मोहर, जिसमें एक पुरुष पंथ आकृति के सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए एक बैल जैसे जानवर और सिंधु लिपि में 5 अक्षरों को दर्शाया गया है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से परिपक्व हड़प्पा का काल लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ठीक है। अश्मोलियन संग्रहालय में यह रखा गया है। यह देखिए यह इमेज, ठीक है, चित्र बना हुआ है इसमें। ठीक है। चलिए देखिए ये मिलता है यहाँ पर, यह मोहर मिलती है, देख रहे हैं। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। ये आपको स्वास्तिक का बना हुआ है, इस पर देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है यहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है पूरा। ऐसी मोहर मिली। देखिए ये मिला फिर आपको खुदाई में। ठीक है। यह क्या है? कालीबंगन में मिला। कहाँ मिला? कालीबंगन में मिला। सिंग वाले मानव बाघ और 2 पुरुष 1 महिला के लिए लड़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। यह देखिए यह पूरा इमेज मिला। कहाँ मिला? कालीबंगन में मिला यह पूरा। ये सब आपके नोट्स में इमेज भी पूरा मिल जाएगा। इससे आप क्या करिएगा, खुद को कनेक्ट कर सकते हैं इससे। फिर यहाँ मुहरें मिली सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि मैंने आपको दिखाया। महानतम कलात्मक कृतियों में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। बिल्कुल लगभग 2000 मोहरें खोजी गई। कितनी मोहरें खोजी गई? तो 2000 मोहरें खोजी गई। उन पर 1 सिंग वाले बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, बकरी, हाथी आदि का उसमें चित्र बना हुआ था, लेकिन घोड़े का कोई चित्र नहीं बना हुआ था। घोड़े जितनी भी मोहरें बनी हुई थी उसमें, याद रखिएगा, यह भी सवाल बनता है, 1 सिंग वाले बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, बकरी, हाथी, इन सब का तो इमेज मिलेगा, लेकिन घोड़े का नहीं मिलेगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया प्रकार की 3 बेलनाकार मुहरें मिली हैं, जो उनके व्यापारिक संबंधों को दर्शाती हैं। बाट और माप। ठीक है। इसमें क्या मिला? यानी कि जो मेजरमेंट करने के लिए, तौलने के लिए होता है, उसके भी साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता लोग व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन, ठीक है, वजन के लिए, ठीक है, तौला जाता है ना, उसके लिए माप का भी उपयोग उस वक्त भी होता था। वजन के लिए प्रयुक्त अनेक वस्तुएं मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि वजन करने में अधिकतर 16 या उसके गुणजनों का प्रयोग किया गया। ठीक है। उसका लोथल में हाथी दांत का तराजू मिला। लोथल में तराजू भी मिला। ठीक है। वेट करने तराजू पे सामान रखते हैं, तो वो तराजू मिला। किस चीज़ का था? हाथी के दांत का तराजू था। और सौराष्ट्र में कोण मापने के लिए शंख की खोज हुई, शंख भी मिला। ठीक है। पशुपालन था वहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन का भी इस्तेमाल होता था। कुबड़ वाले बैल, भैंस, सुअर, हाथी, गधे, बकरी, भेड़ आदि जैसे जानवरों को पालतू बना के रखते थे पशुपालन के लिए। ठीक है। घोड़ों के साक्ष्य केवल सुरकोटदा में ही पाए गए। घोड़ों का साक्ष्य तो मिला, चित्र में तो नहीं मिला। जो चित्र बने होते थे मुहरों पर, उसमें घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन पशुपालन में बात करें तो ये जो है सुरकोटदा जो है, यहाँ पर घोड़े का साक्ष्य मिलता है एक जगह, जो सिंधु घाटी सभ्यता में अनुपस्थित है। और कहीं नहीं मिला, सिर्फ एक जगह मिला घोड़े का साक्ष्य। वो कहाँ मिला? सुरकोटदा में मिला, सिर्फ एक जगह, याद रखिएगा। और कहीं नहीं मिला, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के और किसी साइट पर नहीं मिला, लेकिन एक सुरकोटदा जो है वहां पर मिला। ठीक है।
अब सभ्यता का धार्मिक पहलू देख लीजिए, यह देखिए, यह मूर्ति मिलती है खुदाई में, महिला की प्रतिमा, ठीक है, महिला की प्रतिमा मिलती है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह है, ठीक है, हड़प्पा काल का है यह, और यह 2700 से 2000 ईसा पूर्व का इसमें खुदाई में यह मिला था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में गेंडा सबसे प्रमुख धार्मिक आकृति है, गेंडा, ठीक है। यूनिकॉर्न की आकृतियों के अलग अलग नाम थे, जैसे पशुपति, फिर ठीक है, आदि शिव, 7 माताएं, ठीक है, यह सब कुछ मिला, वहाँ पर मूर्ति मिली। ये मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म में शामिल हो गई, ठीक है, यानी ऐसा माना जाता है कि उस वक्त पूजा पाठ होता था, मूर्तियाँ थी, और देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली। फिर पशुपति हैं, उनकी मूर्ति मिली। टेराकोटा से बनाई गई मातृ देवी का वहाँ पे मूर्ति मिलता है इनको, ठीक है। इससे यह समझाता है कि उस वक्त समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी बेहतर मानी जाती थी, उनको सम्मान दिया जाता था महिलाओं को। इस बात के प्रमाण है कि हड़प्पावासी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, ठीक है, और उनकी पूजा भी होती थी, उसी प्रकार उनकी पूजा करते, जैसे मिस्रवासी नील नदी की देवी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, प्रकृति की पूजा की बात ऐसे समझिए, ठीक है, क्योंकि जो भी उनको कुछ मिला वो प्रकृति से मिला। आज भी हमें मिला, भले हम दोहन कर रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में अभी चल रहा है एक इशू, ठीक है, उस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो बाकायदा उनको ये लगता था कि इसी नेचर से, इसी प्रकृति से हमें मिल रहा है, तो इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, ठीक है। वर्षा से होता था तो वर्षा आधारित खेती होती थी, ठीक है, नदी के सामने सारी सभ्यता फली फूली, नदी के सामने फली फूली, इसीलिए यह देवी देवताएं जितने भी प्रकृति से जुड़े होते थे उनकी ये पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर पर चित्रित क्या मिला, तो आदि शिव या पशुपति की मूर्ति मिली, जिसमें एकमात्र जो थे पुरुष देवता थे उनके पूजा का साक्ष्य मिला। बाकी क्या थी, तो माताएं जो थी उनकी पूजा होती थी, ठीक है, लेकिन एकमात्र पुरुष देवता जो थे उनको पशुपति कहा गया। पशुपति, एकमात्र पुरुष देवता पशुपति, उनकी पूजा होती थी। पशुपति मूर्ति जो है 4 जंगली जानवरों से घिरी हुई है, अर्थात हाथी, उसमें हाथी थे, बाघ थे, भैंस थे और गेंडा, ठीक है, यह पशुपति के चारों ओर। यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रकृति को उन्होंने यहाँ पर कहे कि उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया है, ठीक है। फिर पशुपति मूर्ति में जो है अनेक चूड़ियाँ पहन रखी हैं, पशुपति ने उस मूर्ति में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, सिर पर एक टोपी भी है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ अक्षरों में कुछ इमेज, 7 अक्षरों का उस पर कुछ लिखा गया है वहाँ पर, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता निवासी लिंग और योनि प्रजनन क्षमता के रूप में पत्थरों की पूजा में भी विश्वास करते थे। इसका प्रमाण कालीबंगन में मिला, ठीक है, टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां हैं, उससे साक्ष्य पता चलता है। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शारीरिक व्यायाम के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी योग का अभ्यास करते थे, यानी कि योग भी उसमें होता था, ठीक है। वर्तमान में जो योग की बात होती है, योगा की बात होती है, उस वक्त भी योग व्यायाम यानी एक्सरसाइज के तौर पर तो करते ही थे, साथ में इसको धर्म से भी जोड़ा गया था, ठीक है। और फिर अनुष्ठान करते थे, वहाँ पे पूजा पाठ होता था, स्नानागार मिला वहाँ पर, ठीक है। फिर एक एलिट क्लास था, उसके बारे में पता चला कि एक एलिट क्लास के लोग थे, ठीक है, वो लोग धार्मिक स्नान करते थे, ऐसा पता चला। इसके अलावा वृक्ष की पूजा आज भी होता है, वृक्ष की पूजा की जाती है, केले के पेड़ होते हैं उनकी पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ होते हैं उनकी, अलग अलग वृक्षों की पूजा की जाती है आज की डेट में। उस वक्त देखिए, यहाँ भी पीपल के पेड़ को भी कई लोग सिंधु घाटी सभ्यता में इनकी पूजा करते थे, आज भी वह पूजा किया जाता है। तो यह कुछ है। मुहर जो है, मुहरें मिली उस वक्त, ठीक है, उसमें क्या था, सर्प, जो सांप थे, सर्प पूजा और सपेरों के साक्ष्य भी वहाँ मिले, ठीक है। ताबीज भी बड़ी संख्या में उस वक्त पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों या परिष्कृत जातीय व्यवस्था का मतलब, देखिए उस वक्त कोई जाति व्यवस्था नहीं थी और न ही मंदिर का कोई साक्ष्य मिला। लोग पूजा पाठ करते थे लेकिन उसके लिए मंदिर जाने वाली बात नहीं थी। पेड़ों की पूजा करते थे, कोई मूर्ति हो गई, माता की मूर्ति हो गई, उनकी पूजा, पशुपति थे एकमात्र पुरुष देवता, उनकी पूजा, ठीक है। लेकिन कोई मंदिर, ऐसा कोई भवन नहीं बना था जहां जाकर लोग पूजा करते थे। स्नान, कोई पूजा है, अनुष्ठान है, उसके लिए स्नान करते थे, ठीक है, लेकिन कोई मंदिर जाने की बात का साक्ष्य वहां पर नहीं मिलता। अनुष्ठान भी करते थे लेकिन कोई मंदिर जाने की बात का वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। सभ्यता में दफनाने की प्रथा थी, दफनाया जाता था, ठीक है। 3 प्रकार, एक होता संपूर्ण दफन, पूरी, इसका अर्थ है पूरे शरीर का दफन किया जाता। जब आदमी की मृत्यु होती थी तो जो सब मोहनजोदड़ो में, तो उसमें उनको दफनाया जाता था, ठीक है। दफनाने का 3 तरीका था। एक है संपूर्ण, पूरी तरीके से दफना दिया, पूरा शरीर दफना दिया जाता था। एक है आंशिक दफनाना, इसका अर्थ है शरीर को जंगली जानवरों और पक्षियों के संपर्क में आने के बाद कुछ हड्डियों को इकट्ठा किया जाता था। किसी की मृत्यु हो गई, उसके शरीर को रख दिया गया, वहाँ जंगली जानवर या जो पक्षी आते थे
उसका हड्डियां जो बचती थी उसके बाद उसको वो लोग दफनाते थे। एक था दाह संस्कार के बाद दफना, दाह संस्कार के बाद राख को दफना दिया जाता था, यानी वहां पे जला के उनको दाह संस्कार करके, ठीक है ना, और उसके बाद जो राख होती थी उस राख को दफना दिया जाता था। 3 तरीका था। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, ठीक है, और शव के साथ उसमें क्या रखा जाता था, तो भोजन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी कब्र में डाली जाती थी, ठीक है। हड़प्पा में शवों से भरपूर ताबूत पाए गए। हड़प्पा में आपको ताबूत भी मिले, उसमें शव रखा हुआ था। कालीबंगा राजस्थान में बड़े कलश और मिट्टी के बर्तनों से भरे छोटे गोलाकार गड्ढे भी पाए गए, ठीक है। एक त्रिकोणीय टेराकोटा केक की खोज की गई, जिससे एक तरफ सिंग वाले देवता और दूसरी तरफ एक जानवर है जो पशु बलि का संकेत देते हैं, ठीक है, यानी कि बलि प्रथा भी उस वक्त थी। लोथल में एक साथ नर और मादा कंकाल की जोड़ी भी खोजी गई, यह भी पता चला। हो सकता है कि उस समय ऐसे उनको दफनाया जाता होगा, नर और मादा, ठीक है, उनका भी वहां पर कंकाल मिला। सुरकोटदा और धोलावीरा 2 ऐसे स्थल है जहां दफनाने की प्रथा थी। कहाँ थी, दफनाया कहाँ जाता था, तो सुरकोटदा और धोलावीरा में दफनाने का साक्ष्य मिला कि वहां पे दफनाया जाता था, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि क्या थी, तो देखिए उस वक्त क्या था, गणित का, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको गणित का गर्भ भी कहा जाता है, यानी कि जो मैथ्स की बात होती है उस वक्त के लोग को भी इसकी जानकारी थी, पहली बात। दूसरी बात, हड़प्पा में अंक प्रणाली दशमलव आधारित और योगात्मक गुणात्मक है, ठीक है। उसके बाद फिर संख्यात्मक प्रणाली, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था, बाद में अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी अपना स्थान बना लिया उसमें, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने लोथल में दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह बनाया, जिससे पता चलता है कि उन्हें ज्वार के उतार चढ़ाव के बारे में उच्च स्तर का ज्ञान था, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी माइग्रेन और अन्य मानसिक विकारों के इलाज के लिए ट्रेफिनेशन का भी अभ्यास करते थे, ठीक है, यानी उस समय मेडिकल साइंस भी काम करता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि, देखिए भाषा और लिपि की बात करें तो देखिए ऐसा कुछ इमेज से वो लोग, ठीक है, चित्रात्मक जो है लिपि थी इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये सब देख रहे हैं, ये सारी इमेज इस तरीके से बने, संकेत के आधार पर, चित्र के आधार पर जो है वह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कोई ऐसी लिपि का पता नहीं चला, यह चित्रात्मक लिपि जो है चित्रों के द्वारा और संकेतों के द्वारा वह इस्तेमाल करते थे। हम देखिए दिया भी हुआ है कि उनके जो लिपि है उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हड़प्पा भाषा और लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी जो लिपि है ना, इनकी जो भाषा है उसके बारे में उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है। और यह लिपि जो है बुस्ट्रोफेडॉन लिपि शैली पर ये इनकी लिपि आधारित थी, यानी कि इनकी लिपि क्या होती थी, तो बाएं से दाएं, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहाँ से, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी यह लिपि, ठीक है। भाषा मुख्यतः वही चित्रात्मक जो मैंने आपको दिखाया, यह भाषा क्या थी, तो भाषा इनकी मुख्यतः चित्रात्मक थी तथा इसे मुहरों, हड्डियों, हाथी दांत आदि पर उत्कीर्ण किया जाता था, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। हड़प्पा लिपि जो है लगभग 1700 ईसा पूर्व तक लुप्त हो गई थी। 1700 ईसा पूर्व तक क्या हो गई थी, लुप्त हो गई थी। इसे दर्शाता है कि सिंधु घाटी लिपि नीचे तक नहीं पहुंची थी, मतलब यह जो लिपि है इसका बहुत विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए इसके बारे में आज भी जानकारी नहीं है, हमें मिली है, ठीक है। अब हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन देखिए यह पूरा शहर उस वक्त का बसा हुआ, देख रहे हैं, पूरे ईंटों से बना हुआ पूरा शहर है, इनके अवशेष मिले हैं यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप, है ना, पूरा यह शहर का पूरा इमेज देख रहे हैं ना, उसका यह अवशेष है पूरा यहाँ पर, देखिए देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो का है यह विशाल स्नानाघर, बाथरूम यहाँ का, जिसकी खोज 1926 में हुई। कब हुई, 1926 में हुई थी। इसके पीछे बाद में बौद्ध निर्मित स्तूप भी है, जिसकी नींव की खुदाई नहीं की गई है, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अपने व्यापक शहरी दृष्टिकोण और नगर नियोजन के लिए जाना जाता था, ठीक है ना, अर्बन सिविलाइजेशन था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के जो अधिकांश जो होते थे शहरों 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिमी और छोटा, ठीक है, पश्चिमी और छोटा, लेकिन ऊंचा भाग, जिसे ऊंचा भाग था, इसको यह इंपॉर्टेंट है, सीटाडेल कहा जाता था। जो ऊंचा भाग था, पूरे नगर में एक एरिया था जो ऊंचा था, उसको सीटाडेल कहा जाता था, ठीक है। और जो, या फिर उसको एक्रोपोलिस भी कहा जाता था, मुख्यतः सीटाडेल आपसे पूछा जाएगा सवाल, कहा जाता था। और पूर्वी की ओर बड़ा लेकिन छोटा भाग, जिसे लोअर टाउन कहा जाता था,
ठीक है, वह नीचे रहता था। एक भाग था जो एक ही था, बिल्डिंग होता था, जो ऊंचा बिल्डिंग होता था। वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग होती थी, मकान होते थे, वो नीचे डाउन होते थे, ऊंचे नहीं होते थे। एक ऊंचाई पर था और बाकी सब नीचे रहते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गढ़ पर संभवतः शासक वर्ग के सदस्यों का कब्जा था। जो ऊंचाई पर जो मकान बने थे ना, वहाँ के जो शासक थे, ऐसा माना जाता है कि उन लोग का मकान था। और जो नीचे ग्राउंड लेवल पर था, वह माना जाता था कि वहाँ के जो आम शहरी हैं, ठीक है, जो मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उनका था। ठीक है, वहाँ पर विशाल स्नानागार जैसी प्रमुख इमारतें भी मिली। ठीक है, जो बाथरूम की बात होती है, विशाल स्नानागार था। ठीक है, वो उसका भी मिला। निचले शहर में जैसा मैंने बताया कि आम आवासीय इमारतें थी निचले शहर में। ठीक है, आम जो वहाँ के नागरिक थे, वासी थे, उनका था। घरों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का उपयोग हुआ था। जितना भी मकान बनता था, भवन निर्माण, जैसे आज की पूरी पकी हुई ईंटें होती हैं, वैसे उस वक्त भी जो पकी हुई ईंटें होती थी, उन्हीं का निर्माण किया जाता। इसके अलावा शहरों में ग्रिड प्रणाली का पालन करते थे, क्योंकि शहर कई ब्लॉकों में विभाजित थे। ठीक है, मकान प्राय 2 या 2 से अधिक मंजिलों वाले होते थे। ठीक है, 2 मंजिल या फिर 2 मंजिल से ऊपर। सोचिए कितना एडवांस था। प्रत्येक घर का अपना आंगन हुआ करता था, खिड़कियां होती थी, स्नानागार यानी बाथरूम हुआ करते थे। कुछ घर में अपने कुएं भी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन कोई भी खिड़की सड़क की तरफ नहीं थी। इसके अलावा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, सोचिए प्रॉपर जो कॉलोनी में आप देख रहे हैं ना, आज की डेट में, आज के में तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है, इनमें सड़क का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता है आज भी। उस वक्त प्रॉपर स्ट्रक्चर था। ठीक है, सड़क का भी। फिर जल निकासी का है प्रमाण प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। ठीक है, वाटर जो मैनेजमेंट सिस्टम था, वह बहुत ही शानदार था उस वक्त का। ठीक है, फिर जो नालियाँ थी, उसमें उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो नालियों में गाढ़े चूने और जिप्सम से बनी हुई थी नालियाँ। ठीक है, और थोड़ी ढलान वाली थी, ढलान, ताकि क्या हो कि पानी का फ्लो बना रहे। ये सब कुछ था। और सफाई भी नियमित अंतराल पे जो है इसकी सफाई भी होती थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर अन्न भंडारण भी पाए गए। ठीक है, अन्न भंडारण भी, अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, जिनका उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। ठीक है, धोलावीरा और लोथल, जो गुजरात में है। ठीक है, धोलावीरा और लोथल जो है आपका गुजरात में था, उसमें क्या था, पूरी बस्ती थी, इसकी किलेबंदी थी। ठीक है, पूरा वो उसको पूरा जैसे एक गांव हो गया, पूरी एक बस्ती हो गई, और उसको पूरा घेर के रखा गया था। और एक मुख्य दरवाजा सामने की तरफ था, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और शहर के भीतर के हिस्सों को भी दीवारों से अलग किया गया था, अलग अलग डिवाइड किया गया था। ठीक है, चहनुदाड़ो सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा शहर था जिसका कोई गढ़ नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों को सिंचाई और जल संचयन की तकनीक में अग्रणी होने का, देखिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका तगड़ा था। जो खेती होती थी, मैंने बताया कि कृषि प्रणाली सभ्यता है ये, तो उस समय क्या था, सिंचाई के लिए, ठीक है ना, सिंचाई के लिए क्या है कि पानी का जो है पूरा वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट किया गया था, जिससे कि सिंचाई में, पानी की सिंचाई में कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती थी। ठीक है, खेती जो होती थी उसमें सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न चरण को देख लीजिए। प्रारंभिक चरण जो है वो आपको 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का था। इस चरण को हाकरा चरण से भी जोड़ा जा सकता है, जो घग्गर हाकरा नदी के घाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सिंधु लिपि के सबसे पुराने उदाहरण 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इसी चरण से संबंधित है। संभवतः इस चरण की विशेषता एक केंद्रीकृत प्राधिकरण और तेजी से शहरी जीवन शैली है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या था, सेंट्रलाइज जो है आपका सिस्टम था। ठीक है, और जो गवर्नेंस था आपका सेंट्रलाइज था, और शहरी जीवन शैली थी। ठीक है, और प्रारंभिक हड़प्पा चरण में ही व्यापार नेटवर्क भी स्थापित हुए। इनिशियली जब ये सभ्यता थी, ठीक है, तो उस वक्त भी व्यापार का नेटवर्क जो इनका था वो बहुत ही शानदार था। इसके अलावा इस चरण के दौरान मटर, तिल, खजूर, कपास आदि जैसे विभिन्न फसलों की खेती भी होती थी। खेती की अगर बात करें, व्यापार की बात करें, उसमें यह सभ्यता अग्रणी थी। ठीक है, फिर जो दूसरा स्टेज आता है वो परिपक्व हड़प्पा चरण। ठीक है, यह आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। इस चरण के दौरान 2600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता के समुदाय, जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और भारत में लोथल बड़े जैसे बड़ी शहरी केंद्रों में बदलने लगे। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में क्या जिले में स्थित कोट कोटदीजी स्थल प्रारंभिक हड़प्पा चरण से उत्तर हड़प्पा चरण तक के संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर हड़प्पा चरण 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, यानी तीसरा जो चरण है आपका, संभवतः ये कब से हुआ, तो यह हुआ 1800 ईसा पूर्व से। धीरे धीरे गिरावट का संकेत दिखने लगा, यानी इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ। ठीक है, और 1700 ईसा पूर्व तक जो है इसके शहर धीरे धीरे आपके समाप्त होने लगे। ठीक है, अचानक से पतन, इनका जो पतन हुआ ना,
उसका कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अचानक से कहीं न पतन के लिए कोई कहता है कि बाहर से आक्रमण हुआ, ठीक है? कोई कहता है कि बाढ़ आ गया, कोई कहता है सूखा आ गया, ठीक है ना? तो फिर कुछ ऐसा कारण जो है लोगों ने अलग-अलग अपना अंदाज़ा लगाया, लेकिन कोई ठोस कारण यहाँ पर नहीं मिला। हालाँकि प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता वाले अगर विभिन्न तत्वों की बात करें संस्कृतियों में भी मौजूद रहे। यानी कि अगर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसके बाद की जो सभ्यता आई, उस सभ्यता को भी अगर देखा जाए तो उसमें जो उस सभ्यता का जो कैरेक्टर है, ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों से, ठीक है ना? पहनावा-ओढ़ावा हो गया या जो अनाज हो गया या पशुपालन हो गया, वो सब कुछ मिलता-जुलता था। लेकिन पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है? इसके अलावा क्या समकालीन पुरातत्व आंकड़े जो है 1000 से लेके 900 ईसा पूर्व तक उत्तर हड़प्पा संस्कृति के जारी रहने का संकेत देते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो इस सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व में हुआ, अभी जो मैंने बताया, ठीक है? तीसरा जो स्टेज है वो बात करता है इसके पतन की बात करता है। वास्तविक कारण जैसा मैंने बताया कि ठीक है, इसके बारे में मतलब कोई ठोस हमारे पास प्रमाण नहीं है। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कहते हैं, ठीक है? लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं। कोई कहता है कि आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों ने हमला किया, कोई कहता